अगला जो हमारा टॉपिक है कि मोहम्मद गोरी ने जब भारत पर आक्रमण किया, व्हेन मोहम्मद गोरी अटैक इंडिया, व्हाट वाज सिचुएशन, पॉलिटिकल सिचुएशन, सोशल सिचुएशन, तो कैसा था जो भारतीय राजनीति थी, भारत की स्थितियां थी, कैसी थी उसके आक्रमण के समय। तो भारत गजनी में चूंकि गौर में शासक है गयासुद्दीन का, गौर में किसका शासक है? गयासुद्दीन का। गयासुद्दीन का भाई, गयासुद्दीन ने अपने भाई को दे दिया था, इसके भाई का नाम है शिहाबुद्दीन। शिहाबुद्दीन, इसी शिहाबुद्दीन को हम लोग कहते हैं मोहम्मद गोरी। मोहम्मद के नाम से उपाधि लेता है, मोहम्मद के नाम से उपाधि लेता है। गोर प्रांत का होने के कारण इसको गोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोरी। इसी को मोहम्मद इब्न शाम भी कहते हैं, मोहम्मद इब्न शाम, मोहम्मद इब्न शाम, मोहम्मद इब्न शाम। तो ये तीनों नाम एक ही हैं। इसने भारत पर आक्रमण जब किया तो स्थितियां क्या थी? तो देखिए, जब भारत पर आक्रमण करता है तो उस समय जो पंजाब है, पंजाब में अभी भी गजनी वंश का शासक था। गजनी, जो गजनी वंश का, गजनवी वंश का शासन था, गजनवी वंश का अंतिम राजा जो है खुसरो मलिक अभी भी यहाँ पर है। तो मेन उद्देश्य क्या था? खुसरो मलिक को हटा देना। ठीक, एक चीज। दूसरी चीज, यहाँ पर 3 ऐसे राज्य हैं जो मुस्लिम राज्य हैं। इसके आक्रमण के समय 3 राज्य कौन कौन है? मुल्तान है, सिंध है और पंजाब है। एक पंजाब है, दूसरा हो गया मुल्तान है, मुल्तान, और अगला कौन सा है? सिंध है। ये 3 ऐसे प्रांत थे, एक मुल्तान है, दूसरा सिंध है और तीसरा पंजाब है। 3 ऐसे मुस्लिम राज्य थे इसके आक्रमण के समय। इन तीनों में भी ज्यादा नहीं बैठती थी, पहली चीज। तो अगर देखेंगे सिंध प्रांत है या मुल्तान या पंजाब, पंजाब में मैंने बता दिया गजनवी वंश का अंतिम राजा खुसरो मलिक है, गजनी से भाग करके यहां पर आया था। अब दूसरा अगर देखेंगे, दूसरा है जो सिंध प्रांत है, यहां में सुम्र जाति का सिंध प्रांत है। सिंध प्रांत में सिया, सुम्र जाति के सिया लोग थे। सुम्र जाति के कौन लोग थे? सिया लोग। सुम्र जाति के सिया लोग थे। दूसरा है मुल्तान। अगर मुल्तान की बात करा तो मुल्तान में करमाथी जाति के लोग थे। मुल्तान में कौन थे? करमाथी। एक करमाथी जाति के लोग शासन करते थे। और पंजाब में बता ही दिया गजनवी वंश का अंतिम शासक हो गया यहां में। ये तो स्थितियां। और इसके अलावा भारत में अगर देखेंगे तो एक कन्नौज का जो क्षेत्र है, कन्नौज की राजधानी कन्नौज ही थी और कन्नौज एक राज्य भी हुआ करता था उन दिनों। सबसे ज्यादा संपन्नता का केंद्र माना जाता था। यहाँ का राजा जयचंद्र था। और एक कहानी आप लोग सुने होंगे, जयचंद्र की पुत्री संयोगिता थी। ठीक, यहाँ का राजा जयचंद है। जयचंद ये किस वंश का है? इसका मतलब गढ़वाल में, गढ़वाल वंश का, कन्नौज में गढ़वाल वंश का राजा थे। गढ़वाल वंश मतलब ये राजपूत होते थे, राजपूत। जयचंद कन्नौज का राजा है, गढ़वाल वंशी राजा है, गढ़वाल के लोग हैं कन्नौज में, और इसकी राजधानी कन्नौज। अगर इस समय यूपी स्पेशल की बात किया जाए तो कन्नौज इत्र नगरी के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन उस समय कन्नौज एक जो राज हुआ करता था जिसकी राजधानी कन्नौज थी, गढ़वाल वंश थे, बहुत ही संपन्न व शक्तिशाली राजा था ये। गढ़वाल का राजा
जयचंद, और इसी की पुत्री का नाम था संयोगिता। संयोगिता। ठीक। दूसरा राजा अगर बात करें दिल्ली और अजमेर में, चहमान वंश राजा, जिसे हम लोग चौहान वंश भी कहते हैं। दिल्ली और अजमेर, दिल्ली और अजमेर की बात करें, दिल्ली और अजमेर, दिल्ली और अजमेर में ये राजा कौन थे? राय पिथौड़ा। दिल्ली और अजमेर में राजा कौन थे? राय पिथौड़ा। राय पिथौड़ा किसे कहते हैं? राय पिथौड़ा पृथ्वीराज चौहान को कहते हैं। ये पृथ्वीराज चौहान पहला नहीं है, ना तो दूसरा, तीसरे क्रम का। इसका मतलब पृथ्वीराज जो चौहान है ये तीसरे नंबर का है। इसके पहले भी पृथ्वीराज चौहान के नाम से 2 शासक हुए थे। पृथ्वीराज चौहान के नाम से 2 शासक और हुए थे पहले, ये तीसरे नंबर का है। कभी कभी पूछ लेता है पृथ्वीराज चौहान जो प्रसिद्ध है वो है पृथ्वीराज पहला, दूसरा, तीसरा, तो तीसरा पृथ्वीराज चौहान है, जिसे राय पिथौड़ा के भी नाम से जाना जाता है। ये है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश का है, चहमान वंश भी कहते हैं। शाकंभरी का क्षेत्र है ये, दिल्ली और अजमेर वाला जो क्षेत्र है यहीं पे, ये भी राजपूत। उन दिनों क्या था, राजपूत में ये सबसे ज़्यादा वीर था, प्रतापी था, युवक था, शक्तिशाली था। इसकी वीरता की कहानी ये संयोगिता बार बार सुन रही थी, और इसकी वीरता की कहानी सुन करके संयोगिता पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करने लगी थी। एक चीज। दूसरी चीज, जितने भी उन दिनों राजपूत राजा हुआ करते थे, उन राजपूत राजाओं में सबसे ज्यादा क्या था? विस्तारवादी का नीति था। सभी लोग विस्तार करना चाहते थे, विस्तार अपने क्षेत्र का। ऐसे में जब एक दूसरे का विस्तार करेंगे तो एक दूसरे से शत्रुता भी बढ़ेगी। शत्रुता बढ़ने का मतलब आपसी वैमनस्य और भाईचारा धीरे धीरे क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब जो है उनमें क्या होगा? वंशानुगत झगड़े होने लगेंगे। भाई धीरे धीरे विस्तारवादी से आपसी वैमनस्य, झगड़े, वंशानुगत धीरे धीरे हो जाएगा। वो झगड़ा जो होगा वो धीरे धीरे जो वैमनस्य होगा वंशानुगत हो जाएगा। हालांकि जयचंद और पृथ्वीराज चौहान में पहले से लेकर के किन्हीं किन्हीं बातों को लेकर के मन मुटाव हो जाया करता था, क्योंकि इन दिनों में अगर देखेंगे तो ये पृथ्वीराज चौहान ही सबसे शक्तिशाली है और ये जो जयचंद यही 2 शक्तिशाली हैं, और दोनों एक दूसरे को जो है अपना वर्चस्व दिखाना चाहते हैं, अपना शक्ति दिखाना चाहते थे। यहाँ तक कि एक बार ये जो जयचंद है राजसूय यज्ञ करना चाहता था। राजसूय यज्ञ का मतलब सबसे प्रतापी राजा और जितने राजा हैं उस समय उसके अधीन है। लेकिन इस पृथ्वीराज चौहान ने इनके बात को स्वीकार नहीं किया, अस्वीकार कर दिया। यानी कि इनका कहना था कि मैं आपको नहीं मानूंगा। तो मेन झगड़े का जड़ यहीं से शुरू होता है। क्लियर हो गया? हालांकि जो पहला युद्ध होता था, जो तराइन का पहला युद्ध होता है, इस तराइन के पहले युद्ध में इन्होंने जयचंद ने इसको सहयोग दिया था, लेकिन दूसरे युद्ध में सहयोग नहीं देते। तो कुल मिलाकर के जब गजनी का मोहम्मद गोरी का जब आक्रमण होता है तो कन्नौज में गढ़वाल वंशी राजा जयचंद है, दिल्ली अजमेर में जो है चहमान वंशी राजा पृथ्वीराज चौहान है। इसके अलावा और भी राजपूत राजा हैं। अगर देखेंगे जेजाग भुक्ति का क्षेत्र देखेंगे, जेजाग भुक्ति का मतलब है बुंदेलखंड का क्षेत्र। जेजाग भुक्ति पूछा गया है, जेजाग भुक्ति का जो क्षेत्र है इसको बुंदेलखंड का क्षेत्र भी कहते हैं। यहाँ पे चंदेलों का शासन हुआ करता था। कुल मिलाकर के मालवा में भी परमार वंश हैं। तो कई राजपूत शासक हुए थे। अब इन कई राजपूत शासकों में अगर देखेंगे कन्नौज हो गया, और इसके अलावा देखेंगे पृथ्वीराज हो गया। इसके बाद में देखेंगे परमार देव, है ना,
परमार देव हो गया, परमार देव के साथ कलचुरी, कलचुरी में चेदी वंश का शासन है। ऐसे कई बंगाल में और आएंगे, बंगाल में देखेंगे पाल वंश और सेन वंश के शासन हैं, बंगाल में देखेंगे। तो जितने भी राजा थे बहुत छोटे छोटे राज्य थे उस समय, भारत में छोटे छोटे राज्य थे और सभी में आपस में क्या था, वैमनस्य हुआ करता था, सब एक दूसरे से ईर्ष्या रखते थे, जलन रखते थे। इसका मतलब क्या है, केंद्रीय सत्ता का अभाव था, केंद्रीय सत्ता का उन दिनों क्या था, अभाव था। और यही इतना नहीं, वो आपस में एक दूसरे से क्या कर रहे थे, लड़ झगड़ रहे थे, युद्ध करते थे। और इसका मेन परिणाम क्या निकला था, केंद्रीय सत्ता का अभाव। तो इस तरीके से आपस में कोई लगाव ना होने के कारण, एक दूसरे का सहयोग ना करने के कारण मोहम्मद गोरी ने इस बात का फायदा उठाया और अपने आक्रमण अभियान में, पहला आक्रमण करता है 1175 में मुल्तान पर, फिर उसके बाद सिंध पर करता है, फिर उसके बाद फिर आगे अगर देखेंगे, आगे देखेंगे और आक्रमण करते हैं, फिर उसके बाद अनहिलवाड़ पर करता है, गुजरात पर। हालांकि गुजरात में जो मूल राज द्वितीय है, मूल राज द्वितीय जिसका छोटा भाई भीम द्वितीय है, बड़ी वीरता के साथ अपनी विधवा सासी माँ नायका देवी के साथ आगे जो है पहली बार मूल राज द्वितीय और उसका भाई जो है भीम द्वितीय ने इस मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था। फिर दूसरी बार अगर कोई हराता है तो पृथ्वीराज चौहान तराइन के प्रथम युद्ध में हराता है, लेकिन दूसरे युद्ध में हार जाता है। और दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार का मतलब क्या है, अब भारत में ये निश्चित कर देता है कि भारत में अब तुर्क सत्ता स्थापित हो जाएगी, ये स्पष्ट हो जाता है। और ये एक दूसरे के हार के पीछे मेन कारण है केंद्रीय सत्ता का अभाव, आपस में वैमनस्य है ना, ईर्ष्या, एक दूसरे का सहयोग न करना, वंशानुगत झगड़े, लड़ाई झगड़े। और राजपूतों में सबसे बड़ी कमी थी क्या, हम की भावना, केवल मैं ही हूं, मैं शक्तिशाली, ये मेन कारण था जिससे जो है भारतीय राजाओं की हार हुई। इसका मतलब क्या था, इनकी राजनीतिक स्थितियां क्या थी, बहुत ही दयनीय हो गई थी राजनीतिक स्थितियां। इसका मतलब जो स्थिति महमूद गजनवी के समय था, मोहम्मद गोरी के समय था, वही स्थिति अभी भी राजनीतिक स्थिति है। और पूरा अगर सामाजिक की स्थिति देखें, समाज में क्या था, पूरा का पूरा जाति व्यवस्था बहुत ही चरमरा गया था, कट्टरता आ गई थी जाति व्यवस्था में। तो एक सामाजिक व्यवस्था भी वही स्थित है, धार्मिक वही स्थित है, आर्थिक संपन्नता अभी भी कुछ ना कुछ बनी हुई है। तो ये मेन चीज था। अब इसके बाद में एक एक करके कैसे कैसे युद्ध करता है, कैसे कैसे जीता, एक एक क्रम करके देखते हैं। ओके।